फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जीएस पॉइंटर में। आज के इस लेक्चर में हम नागरिकता और मौलिक अधिकार से प्रश्न जो पूछे जाते हैं उनको कवर करेंगे। इस टॉपिक को मैंने काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया है यहाँ पे, ताकि आपके एक भी फैक्ट यहाँ से छूटेंगे नहीं और तथ्यात्मक जो भी चीज़ें होंगी सारी इंक्लूड है। अभी तक हम लोगों ने 3 पार्ट को कवर किया है पॉलिटी के बहुत अच्छे से। संविधान क्या है, संविधान की जो भी विशेषताएँ हैं और कौन कौन से फैक्ट उसके किस किस देश से लिए गए हैं, सबको अच्छे से कवर किया है। तो जिन लोगों ने अभी तक तीनों पार्ट को नहीं देखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक आपको दे दूंगा, आप उसे अच्छी से एक बार देख लें, तब फिर इस वीडियो को आप देखें, ताकि आपकी कनेक्टिविटी बनी रहे। और इसमें सारी फैक्ट को मैं कवर करूंगा, आपका कोई भी फैक्ट एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं आएगा। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। और जो लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले देखिए नागरिकता को देखेंगे, इसके बाद मौलिक अधिकार को देखेंगे। तो नागरिकता सबसे पहले आपको याद रखना है कि नागरिकता किस भाग में दी गई है। तो भाग 2 में, भाग 1 में संघ के बारे में दिया गया है, भाग 2 नागरिकता के बारे में। जब हमारा संविधान फ्रेंड्स लागू हुआ था, कब? 26 नवंबर 1949 को। तो 1949 से ही नागरिकता का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, डेट 1949 में ही नागरिकता का प्रावधान किया गया था संविधान में। अब अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया हमारे संविधान में, इसको याद रखना है। अनुच्छेद काफ़ी बार ये पूछता है, अनुच्छेद 5 से 11 किसके बारे में दिया गया है? तो नागरिकता के बारे में दिया गया है। अब ये नागरिकता लीक कहाँ से गई है हमारे भारतीय संविधान में? तो ये याद रखना है आपको कि हमारे संविधान में नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। और ये प्रावधान हमारे भारत में नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप थी। पहले जब जम्मू कश्मीर एक अलग था, अलग राज्य के रूप में था भारत से, तो जम्मू कश्मीर के लोगों को दोहरी नागरिकता थी, बाकी अन्य भारतीय राज्यों को सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता का प्रावधान था। इस फैक्ट को याद करेंगे। लेकिन जब से जम्मू कश्मीर का भारतीय राज्यों में विलय कर लिया गया है, तब पूरे भारत में संपूर्ण रूप से सिंगल सिटीजनशिप मतलब कि एकल नागरिकता का प्रावधान हो गया है। जबकि आप एक चीज़ यहाँ से याद करेंगे, मैंने मेंशन किया है ऑलरेडी, कि अभी भी अमेरिका में देखिए दोहरी नागरिकता चलती है। दोहरी नागरिकता का मतलब ये है यहाँ पे कि अमेरिका में केंद्र लेवल पे एक नागरिकता होगी, बाकी राज्यों की एक अलग नागरिकता होती है। इसलिए वहाँ पे कहा जाता है कि वहाँ पे दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, जबकि भारतीय संविधान में अब एकल नागरिकता का प्रावधान है। और लिया कहाँ गया है? ब्रिटेन से। इस फैक्ट को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब आगे इसमें हम देखते हैं कुछ और जानकारियाँ हैं आपकी, कि 26 नवंबर 1949 डेट याद रखना है कि जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन से कौन कौन से लोगों को भारत का नागरिक माना जाएगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 5 में किया गया है। ये ध्यान में रखना है, 5 से लेकर 11 तक में उल्लेख किया गया है। अब देखिए यहाँ पे ये होता है कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक एक एक अनुच्छेदों के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि एग्जाम में, क्योंकि इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किसके बारे में विवरण दिया गया है, ये फैक्ट पूछता है। तो आप यहाँ से देख लीजिए, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, जैसे 6, 7, 8, 9, 10 ये अनुच्छेद है, ये कभी एग्ज़ाम में अभी तक पूछे नहीं गए हैं, क्योंकि इससे काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं बनते। लेकिन जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पे उसको मेंशन नहीं किया है, इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे नहीं जाते, एग्ज़ाम इरेलेवेंट नहीं है। मैं यहाँ पे फैक्ट ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो अनुच्छेद 6 है उसमें बस ये बताता है कि मान लीजिए कोई भारतीय नागरिक पाकिस्तान में जाकर रह रहे हैं, तो उनके नागरिकता का प्रावधान उसमें किया गया है। अनुच्छेद 7 में कहा गया कि जो भी मतलब भारतीय पाकिस्तानी नागरिक हैं, भारत में रह रहे हैं, तो उनके बारे में उल्लेख किया गया है। ऐसे अनुच्छेद 7, 8 जो है वो ये बताता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई भारतीय नागरिक विदेशों में जाकर रह रहा है, तो उनके बारे में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो ऐसे मतलब उसमें दिया गया है, तो ये पूछता नहीं, बस आपको ये याद रखना है कि अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। इससे बस यही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं इसमें हम लोग। अब एक फैक्ट काफ़ी अभी करंट का भी मुद्दा है, काफ़ी चर्चा में रहा है, जिसे आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये है। 1955 नागरिकता संशोधन अधिनियम। नागरिकता संशोधन अधिनियम कब लाया गया था? तो 1955 में। याद रखना, स्टेट को एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और अब तक
फ्रेंड्स याद रखना है आपको, एक जानकारी मैं यहाँ पे देता हूँ, उसको आप नोट कर लीजिएगा कि भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम जो 1955 में आया था, अभी तक इसमें कुल कितनी बार संशोधन हो चुके हैं, तो 8 बार। इसको ध्यान में रखेंगे, अभी तक 8 बार ये संशोधन हो चुका है। अब नागरिकता किस किस आधार पे जो लोग भारत में रह रहे हैं उनको मिला हुआ है, या जो लोग भारत में आए हुए हैं बसने को, उनको किस किस आधार पे नागरिकता दी जाती है, उसको देखते हैं हम। पहला फैक्ट यहाँ पे देखिए, जन्म के आधार पे। अगर आपका जन्म भारत में हुआ है और आपके माता पिता भारतीय हैं तो आपको स्वतः नागरिकता मिल जाएगी। फिर एक होता है वंश के आधार पे। वंश के आधार पे मतलब कि आपके ग्रैंडफादर जो हैं भारत में रह रहे हैं, इसके बाद आपका जन्म भारत में हुआ है तो भी आपको नागरिकता मिल जाएगी। फिर एक इसमें होता है देशीयकरण के आधार पे। देशीयकरण के आधार पे मतलब कि आप कम से कम 12 साल तक भारत में रह रहे हैं और इस नागरिकता के लिए आप एप्लीकेशन लगाते हैं गवर्नमेंट के सामने, तो आपको देशीयकरण के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। फिर इसमें अगला है एक पंजीकरण के आधार पे। इन फैक्टों को फ्रेंड्स आपको याद रखना है बेसिकली, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली कभी कभी फैक्ट उठा लेता है तो वहाँ से ऑप्शन चूज करने में काफ़ी दिक्कत होती है, इसलिए इस फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। अब पंजीकरण के आधार पर व्यक्ति जो आवेदन कर सकता है उसे कम से कम 7 साल से भारत में रह रहा हो तो पंजीकरण के आधार पर उसको मिलेगी। फिर एक होता है अर्जित क्षेत्रों के समावेश पर। अब अर्जित क्षेत्रों के समावेश पे मतलब यह है कि आप अगर भारत में हैं, अगर आपके पास भूमि है तो आपको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। तो ये फैक्ट हैं, ये इतने फैक्ट हैं, इतने फैक्ट के आधार पे आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो इसको आपको याद रखना है कि जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, देशीयकरण के आधार पे, पंजीकरण के आधार पे, अर्जित क्षेत्रों के समावेश पे। ये इतने फैक्ट मैंने यहाँ पे काफ़ी अरेंज करके एक सिंपल वे में मैं आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश किया हूँ कि आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। किताब में तो बहुत इसको लंबा चौड़ा लिख रखा है, जो आप याद करेंगे तो काफ़ी समय तक याद नहीं रह पाएगा। तो इसलिए आप इतना भी फैक्ट याद रखेंगे तो एग्ज़ाम में आपको ऑप्शन मिल जाएंगे और आसानी से क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो इसको आपको बहुत बारीकी से याद रखना है। मैंने यहाँ पे कुछ और मेंशन कर रखा है कि इसके आधार पे कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक बन जाएगा, मतलब ये जो ऊपर के पॉइंट है इसके आधार पे मिल जाएगा। जब कोई क्षेत्र भारत अर्जित करेगा तो वहाँ के रहने वाले लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान करेगा, स्वयं भारत गवर्नमेंट करती है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको एक देता हूँ कि ये तथ्य क्या है, ऐसा क्यों कहा गया है, इसका मैं आपको बहुत एक सटीक एग्जाम्पल यहाँ पर देकर इसको समझाता हूँ। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, सिक्किम पहले भारत से अलग था। पहले वीडियो में भी मैंने आपको बता चुका हूँ। 36वां जो संशोधन हुआ था उसके तहत सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना, 22वां राज्य बना। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया, ध्यान में रखिएगा कि सिक्किम 22वां राज्य भारत का। एक पहले ये अलग देश था, यहाँ का अलग एक प्रधानमंत्री होता था। जैसे अभी में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उसी तरह सिक्किम जब पहले भारत का अंग नहीं था तो वहाँ पे प्रधानमंत्री चुने जाते थे। जब भारत में इसका विलय हो गया तब अब एक रूप से एक देश का प्रधानमंत्री बनता है। तो याद रखना है कि जब इसे अब भारत का राज्य बनाया गया तो इसे अनुच्छेद 2 के तहत भारत में सम्मिलित किया गया था। 36वां संशोधन माध्यम 1975, डेट भी आपको याद रखनी है कि किस ईयर में हुआ था, तो 1975 में। तब वहाँ के रहने वाले लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान की गई थी। अब देख लीजिए यहाँ पे सम्मिलित रूप से जब भारत में इस राज्य को मिला लिया गया तो वहाँ के लोगों को नागरिकता तो भारत की नहीं थी, लेकिन स्वयं जब गवर्नमेंट इस राज्य को भारत में इंक्लूड किया तब वहाँ के लोगों को भारत गवर्नमेंट खुद नागरिकता प्रदान की थी। तो इसको आप ध्यान में रखना है कि कैसे नागरिकता गवर्नमेंट देती है और कैसे नागरिक को गवर्नमेंट के थ्रू नागरिकता लेनी पड़ती है। तो ये फैक्ट यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे ये फैक्ट देखते हैं कि भारत की नागरिकता का त्याग हम कैसे कर सकते हैं। अगर हम चाहें कि हमें भारत की नागरिकता नहीं चाहिए तो किस प्रकार से नागरिकता का त्याग किया जाता है। पहला, एक स्वेच्छापूर्वक, आप नहीं चाहते हैं तो त्याग कर सकते हैं। अगर कोई विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ले तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। अगर आप भारतीय नागरिकता को त्याग करना चाहते हैं तो स्वेच्छापूर्वक भी कर सकते हैं, या किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेंगे तो अपने आप ही भारत की नागरिकता से समाप्त हो जाएगी। फिर अगला एक पॉइंट इसमें है कि कोई व्यक्ति जो देशद्रोह और भारतीय संविधान में आस्था न रखता हो, गैर कानूनी कार्यों में सम्मिलित हो, संसद ऐसे व्यक्ति की नागरिकता समाप्त कर सकती है। तो अब यहाँ से आपका कौन सा फैक्ट पूछा जाएगा कि भारतीय नागरिकता को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है, तो संसद के पास है। नागरिकता कैसे आप समाप्त कर सकते हैं, आपके देशद्रोह कार्यों में लिप्त हो, संविधान में विश्वास न रखते हो और गैर कानूनी आप कार्य करते हो तो भी आपकी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है।
और संसद इन नागरिकता समाप्त करती है और नागरिकता प्रदान करती है। और संसद में कौन कौन से लोग शामिल हैं, याद रखिएगा आप, राष्ट्रपति हैं, राज्यसभा और लोकसभा मिलकर संसद का निर्माण करते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। इससे काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ से हम लोग मूल अधिकार के बारे में देखेंगे। नागरिकता का प्रावधान जो था भाग 2 में, उसको हम लोगों ने कवर कर लिया। उससे बनने वाले प्रश्न को भी मैंने आपको अच्छे से बताया। तो अब मूल अधिकार देखते हैं। अब देखिए फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार क्या है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि मूल अधिकार होता क्या है, मूल अधिकार से फ़ायदा क्या है आपको। तो सबसे पहले ये देखिए कि मूल अधिकार के बिना किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास पूर्ण रूप से संभव नहीं है। ये फैक्ट काफ़ी सही है, क्योंकि आपके पास मूल अधिकार नहीं होंगे तो आप कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, आपका व्यक्तित्व नहीं बाहर आ पाएगा, न अपने आप को आप किसी के सामने एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो ये सब मूल अधिकार के ही फ़ायदा है कि व्यक्ति का एक संपूर्ण रूप से विकास हो पाता है। अब मूल अधिकार का संविधान किस भाग में दिया गया है, तो भाग 3। ये फैक्ट याद रखना है आपको कि भाग 3 में मूल अधिकार का विवरण दिया गया है। अब मूल अधिकार कहाँ कहाँ से हैं, तो देखिए 12 से 35 तक, 5 से 11 तक तो नागरिकता के बारे में प्रावधान था। अब आर्टिकल 12 से 35 तक में मूल अधिकार के बारे में दिया गया है कि आपके पास किसी व्यक्ति का मूल अधिकार क्या है, उसके राइट्स क्या हैं। परंतु हमारे जो मुख्य मूल अधिकार है देखिए वो 14 से 32 तक ही देखना है। 14 से 32 तक में मूल अधिकारों का विवरण दिया गया है। लेकिन अगर ये पूछे कि स्टार्ट कहाँ से होता है मूल अधिकार, तो 12 से 35 और भाग 3 में दिया गया है। अब अनुच्छेद 12 में देखते हैं क्या दिया गया है। अनुच्छेद 12 में देखिए उल्लेख किया गया है राज्यों के बारे में, राज्य की परिभाषा के बारे में आर्टिकल 12 में दिया गया है। अब राज्य का मतलब क्या होता है, तो राज्य का मतलब पूरा देश अपना इंक्लूड होता है। और मूल अधिकार देखिए आर्टिकल 12 में और क्या क्या इंक्लूड किया गया उसको देखते हैं। मूल अधिकार देखिए किसके विरुद्ध प्राप्त होगा, तो राज्य के तहत प्राप्त होगा, यह अनुच्छेद 12 में है। इसके बाद भारत की सरकार के बारे में, सभी संसदों के बारे में, सभी प्रांतों की सरकार यानी हमारे विधानमंडल का भी उल्लेख आर्टिकल 12 में किया गया है। तो ये तीनों फैक्ट याद रखना है कि अनुच्छेद 12 में किस किस चीज़ का प्रावधान किया गया है, ये काफ़ी बार प्रश्न पूछता है। फिर एक फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है कि मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन करता है, संरक्षक कौन होता है, तो न्यायपालिका होती है। इसको ध्यान में रखिएगा, न्यायपालिका मौलिक अधिकार का संरक्षक होती है। अब मूल अधिकार अपने संविधान में सबसे पहले कहाँ से लिए गए, ये फैक्ट कई बार एग्जाम में आपसे पूछा है। इसको ध्यान में रखेंगे कि मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब एक फैक्ट और ध्यान में रखना है कि मौलिक रूप से मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, 7 है। लेकिन अब मूल अधिकार वर्तमान में कितने हैं, तो 6 हैं, क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार था उसे मौलिक अधिकार से हटाकर आर्टिकल 300 कम ऐड कर दिया गया है। ये फैक्ट आपको याद रखना है कि कब हटाया गया था मौलिक अधिकार को, तो मौलिक अधिकार में से संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल संशोधन 44वां संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। और किस में जोड़ा गया था, तो भाग 12 और आर्टिकल 300 क में जोड़कर उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। कब हटाया गया, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 आर्टिकल 300 क में और भाग 12 में ऐड करके इसको कानूनी अधिकार बनाया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट मैं बता रहा हूँ, आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर लें। अब देखते हैं जो मैंने आपको बताया कि 14 से 35 के बीच में ही मौलिक रूप से जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं उसके बारे में विवरण दिया गया है। तो अब याद रखेंगे यहाँ पे देखिए समानता का अधिकार 14 से 18 में दिया गया है, आर्टिकल 14 to 18 में दिया गया है। फिर नेक्स्ट इसमें आता है एक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 में। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है तो आर्टिकल 23 से 24, 2 आर्टिकल हैं इसमें। फिर एक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 में दिया गया है, आर्टिकल 25 से 28 3 आर्टिकल इसमें है। शिक्षा एवं सांस्कृतिक का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 29 और 30 में। फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 32 में। अब ये जो आर्टिकल है आपको इसे याद रखना है, क्योंकि डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि समानता का अधिकार किस किस आर्टिकल में है, तो ऐसे याद रखना है 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में दिया गया, तो 19 से 22 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में। शिक्षा एवं सांस्कृतिक का अधिकार आर्टिकल 29 से 30 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में। संविधान के हृदय की आत्मा अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 को कहा था, याद रखना है आपको। ये जो है आर्टिकल आपका
32 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये संविधान के हृदय की आत्मा कहा जाता है इसको। और अंबेडकर जी ने एक तथ्य कहा था, तो काफ़ी बार ये तथ्य को एग्जाम में पूछा जाता है। और एक फैक्ट और आप याद रखेंगे कि भाग 3 को, जो भाग 3 में आपका फंडामेंटल राइट है, उसको मैग्ना कार्टा कहा गया है। ये भी फैक्ट पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान में रखें कि मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कई बार ये एग्जाम में फैक्ट पूछा है, इसको आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे। बाकी सब ये जो आर्टिकल आपको दिए गए हैं यहाँ पे, समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्र का अधिकार 19 से 22 में, ये जो आर्टिकल हैं आपको ऐसे याद रखना है। बाकी अगले वीडियो में हम एक एक आर्टिकल को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे और उनसे जो फैक्ट पूछे जाएंगे उनको भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसको 1 से 2 बार आप अच्छे से देखकर इसको समझ लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में इसको समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक बार इसे ज़रूर कहीं पेन डाउन करें ताकि आपको रिवाइज करने में अच्छा लगे। और मेरे द्वारा बताया गया एफर्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया करके सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।